आज से 10 साल पहले जब हम पूर्वोत्तर भारत की बात करते थे, अभी मुझसे पहले भी वक्ताओं ने इस बात की चर्चा की, आदरणीय जी किशन रेड्डी जी ने भी इस वक्त अपने वक्तव्य में इस बात की चर्चा की। जब हम पूर्वोत्तर भारत की बात करते थे तो एक जहन में भारत के आम आदमी के दिमाग में एक चित्र उभरता था, कभी नगा मिलिटेंट्स का, कभी बोडो मिलिटेंट्स का, या किसी और इंसर्जेंसी से प्रभावित क्षेत्र और पीड़ित क्षेत्र का। लेकिन और मेरा तो व्यक्तिगत रूप से अनुभव है, मुझे नगा मिलिटेंट्स के साथ में भी उनका अटैक झेलने का भी और बोडो मिलिटेंट्स का भी, मैं अभी आदरणीय पेमा खांडू जी को बता रहा था कि किस तरह से भालुकपोंग से थोड़ा सा नीचे बोडो मिलिटेंट्स ने मैं और मेरे परिवार सहित जा रहा था, किस तरह से मुझ पर हमला किया था और कितनी मुश्किल से भारत की सेना ने मुझे बचाया था। तो ये जो परिदृश्य बदला है, उस बदले हुए परिदृश्य के पुरोधा और उस बदले हुए परिदृश्य के सूत्रधार श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देश की जनता ने आशीर्वाद देकर के बिठाया, तब पूर्वोत्तर भारत, जैसा अभी सब लोगों ने कहा, कि एक पिछड़ा हुआ हिस्सा था, देश के संसाधनों की तरफ ताकता हुआ, अपने विकास की बाट जोता हुआ, और क्योंकि जनसंख्या कम होने के कारण से, पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व कम होने के कारण से लगातार विकास की दौड़ में पिछड़ता जा रहा था। और उसी के कारण से इस पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी प्रदेशों में इंसर्जेंसी लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। कि आज उन्होंने चर्चा की कि 6 मंत्री, आधा दर्जन मंत्री जो है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं। और जब थोड़ी देर बाद में जब इन्होंने अपने मोबाइल में अपना भाषण खत्म करने के बाद में उसको क्रॉस चेक कर रहे थे, तो पता चला कि 6 की जगह 7 मंत्री जो है आज अरुणाचल प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं। और अगर पूर्वोत्तर के सारे प्रदेशों में अगर मैं गिनती करूं तो मुझे लगता है कि लगभग देश का आज सरकार का आधा मंत्रिमंडल आज के दिन जो है वो इस पूर्वोत्तर भारत में या जम्मू कश्मीर में प्रवास कर रहा होगा। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के पहले उन्होंने अपना संकल्प देश के सामने व्यक्त किया था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिला, इन सब के कल्याण के लिए काम करेगी। मेरी सरकार देश में जो पीछे रह गए हैं उनको विकास की गति में बराबर लाने के लिए काम करेगी। और आज 7 साल बाद में जब हम पीछे घूम करके देखें तो उनका कहा हुआ ये एक एक वाक्य, एक एक शब्द जो है वो अक्षर से सत्य होता हुआ दिखाई देता है कि देश में आज ऐसे दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सब लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने संकल्प व्यक्त किया कि आजादी के लेकर के 1947 से लेकर के 2019 तक, 70 साल से भी ज्यादा लंबे कालखंड में, 72 साल में हम देश में केवल 17% घर तक पीने का पानी पहुंचा पाए। 19 करोड़ घर में से केवल 3 करोड़ 23 लाख घर तक हम पानी पहुंचा पाए। उस 3 करोड़ 23 लाख घर से जो बचे हुए 16 करोड़ से ज्यादा, 16 करोड़ के लगभग घर हैं, उन तक हम 2024 में 5 साल में पीने का पानी हर घर तक पहुंचाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि जितना काम पिछले 70 साल में हुआ है उससे लगभग 4 गुने से ज्यादा काम हमको अगले 5 साल में पूरा करना है। मित्रों, मुझे याद है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से जल जीवन मिशन घोषित किया था, मैंने ईमानदारी से स्वीकार करता हूं अपने कंधों में एक बोझ, एक दबाव महसूस किया, क्योंकि जल राज्य का विषय है। संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार राज्यों को ही उसके प्लानिंग से लेकर के, इंप्लीमेंटेशन से लेकर के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस तक का काम करना है। हमने राज्य और राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग है। एक तरफ अरुणाचल की परिस्थिति है और दूसरी तरफ मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, राजस्थान से, अभी जब मेरे माननीय मंत्री जब लोआंग साहब जब बात कर रहे थे तब उन्होंने अरुणाचल की परिस्थिति के बारे में बताया। आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि किस तरह से पाइप को कंधों पे उठा उठा करके 5 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर दूर तक ले जाएगी। लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, पानी पीने का, अभी जब मैं महिलाओं से चर्चा कर रहा था, गांव की, ईटानगर की, बॉम्बडेला के, अपर सियांग की महिलाओं से जब बात कर रहा था, तब मेरे जहन में जो दृश्य उभर रहा था वो मेरे क्षेत्र का उभर रहा था। मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं, दूर दराज जैसलमेर के क्षेत्र से, और जैसलमेर में जिस तरह की परिस्थितियां मैंने अपने बचपन में देखा है, एक बच्ची जब 12 साल की उम्र की होती थी तब अपनी मां के साथ में वो कौतूहलवश छोटा सा घड़ा लेकर के पानी लेने के लिए उसके साथ जाती थी। बातें करते करते उसके साथ में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर तक जाती और पानी लेकर के वापस आती थी। और उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती थी, वो 12 साल से 15-16 साल की होती, थोड़ी शरीर में शक्ति आती
तो मटकी का साइज भी बढ़ जाता था और मटकी का नंबर भी ऊपर बढ़ता रहता था। एक मटके से, दो मटके से, तीन मटके, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से मटका लेकर के। और सर्दी, गर्मी, बरसात, बुखार, खांसी, कुछ भी हो, बीमारी हो, अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो लगातार वो पानी लेकर के नित्य प्रतिदिन जीवन पर्यंत के वो जो है वो पानी सिर पर ढोने का काम करते थे। इस अरुणाचल प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पीने के पानी में आयरन कंटेंट, कहीं जो है आर्सेनिक का, इंडो गैंगेटिक जोन में आर्सेनिक का जो है पीने के पानी में घुला हुआ है। मैं राजस्थान से आता हूं, देश के एक बहुत बड़े हिस्से में फ्लोराइड पीने के पानी में मिला होता है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से बच्चे की हड्डियां खराब हो जाती है, वो बचपन में ही जो है वो दिव्यांग हो जाता है, उसकी कमर झुक जाती है। आयरन का पानी पीने से आयरन फूट फूट करके शरीर से बाहर निकलता है। आर्सेनिक का पानी पीने से शरीर में जहर फैल जाता है। मां ये जानते हुए भी उसका दर्द समझने की आप कोशिश कीजिए कि मां ये जानते हुए कि भी मेरे बच्चे को ये सारी बीमारियां होने वाली, उसके बाद में भी वो जहरीला पानी पिलाने के लिए मजबूर होती थी। उस जहरीले पानी से मुक्ति दिलाने के लिए मां की ममता को शक्ति प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया। ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम नहीं, केवल प्रोग्राम के पीछे भावना को समझने की आवश्यकता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शौचालय बनाने की बात की थी, तब केवल वो शौचालय की 4 दीवारें या टॉयलेट का एक्सेस घर में हो, केवल इतना विषय नहीं था। एक मां के दर्द को समझिए, एक महिला के दर्द को समझिए, जिसे नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ में समझौता करना पड़ता है। गांवों का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ, घर परिवार में शौचालय नहीं होने के कारण से एक महिला को नित्य प्रतिदिन जिस तरह से अपनी आप जो है गरिमा के साथ में समझौता करना पड़ता है, उस दर्द को माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा और हमेशा हमेशा के लिए उस दर्द का समाधान करने के लक्ष्य से ये सारी योजनाएं प्रारंभ की। जल जीवन मिशन का जब मुझे स्मरण है, जब प्रारंभ का समय था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हमको इसका मार्गदर्शन दिया था, तो उन्होंने कहा कि यह घर तक नल पहुंचाने का प्रयास मात्र नहीं है, इसे एक होलिस्टिक सोल्यूशन के रूप में लेना चाहिए। हम सोर्स की सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता के साथ में उसको इंश्योर करें, उसके साथ साथ में फंक्शनैलिटी पे काम करें। और उन्होंने शब्द भी दिया, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, कार्यशील जो है घरेलू नल का जो से जल के माध्यम, नल के माध्यम से जल पहुंचाना। और कार्यशीलता का मापदंड मैं सारे अधिकारीगण यहाँ हैं, मेरे माननीय मंत्री भी यहाँ, उनके सामने आज स्पष्ट करना चाहता हूं। कार्यशीलता का मापदंड था कि नित्य पानी पहुंचे, जिस दिन भी पानी पहुंचने का समय और जिस समय पर पहुंचने का समय, नित्य प्रतिदिन उस समय में पानी पहुंचना चाहिए, समुचित मात्रा में पानी पहुंचना चाहिए। पीने का पानी 55 लीटर प्रति व्यक्ति मिनिमम पहुंचना ही चाहिए और उसके बाद में उचित गुणवत्ता का पानी पहुंचे। मैं अभी जब प्लांट देखने गया था, मैंने देखा कि यहां पर भी इस ब्लॉक के लिए एक लेबोरेटरी बनाई गई है, जो न केवल यहां पर आने वाले पानी, अपितु गांव का कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में पीने का पानी जो नल से आया है उसकी आकर के यहां जांच करवा सकता है। हमने उसका शुल्क भी प्रेस्क्राइब कर दिया है कि उससे ज्यादा पैसा उसमें चार्ज नहीं किया जा सकता। हर ब्लॉक पर ऐसी एक्रेडिटेड लेबोरेटरी बने और उससे आगे बढ़कर के भी ब्लॉक तक भी गांव की महिला शायद नहीं आ पाएगी। हमने ये व्यवस्था की कि फील्ड टेस्टिंग किट हर गांव में 5 महिलाओं को दिया जाए, उनको ट्रेन किया जाए और वो ट्रेनिंग शुदा महिलाएं जो है प्रतिदिन कम से कम एक बार, अपने जिन लोगों को शपथ दिलाई गई है, ये लोग उन महिलाओं के साथ में काम करेंगे। उन महिलाओं को प्रतिदिन या प्रति सप्ताह अपने क्षेत्र में, अपने गांव में जो पानी आता है उसको टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट अपलोड करना होगा। और ये सारी जितनी भी रिपोर्ट्स आएंगी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरी से आ रही है, चाहे वो ब्लॉक लेबोरेटरी से आ रही है, और चाहे वो पानी की रिपोर्ट जो है गांव से आ रही है, वो रिपोर्ट जो है वो हमारी नेशनल रिपोजिटरी में एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होगी, ताकि देश के किस हिस्से में किस तरह का पानी आ रहा है, ये पानी जो है उसकी जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी हो और भारत सरकार के मंत्री को भी देखने पर हो। और ये सारी की सारी व्यवस्था जो है वो ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी के साथ में अवेलेबल, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहेगी। और मैं आज इस मंच से खड़े होकर के गंभीरता के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो नए भारत की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, हर एक गांव में पीने का पानी कितना और कैसा पानी और किस क्वालिटी का पानी जा रहा है, इसकी जो है रियल टाइम अपडेट प्रदेश की सरकार, जिले की सरकार और देश की सरकार हर एक व्यक्ति के पास में रहेगी। आज इस तरह से एक आमूलचूल परिवर्तन और साथ ही साथ में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बने, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव भी बने कि चौखाम गांव में कितना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है,
उसका जियो टैग भी में जो है इंफॉर्मेशन दिल्ली में अवेलेबल है, और उसके नीचे भी किस किस व्यक्ति को चौखाम गांव में पानी मिला है उसका नाम, उसका आधार कार्ड सहित जो है वहां पर जो है देखा जा सकता है। और उसको केवल भारत सरकार का मंत्री नहीं, भारत और दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है कि किस व्यक्ति को पानी मिल रहा है और कितना पानी मिल रहा है। इस ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करने का जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। एडिबल ऑयल इंपोर्ट के अगर रोकना है, केवल वो किसानों के लिए नहीं, देश के लिए एक बहुत बड़ा काम करने की अपॉर्चुनिटी जो है इस पूर्वोत्तर भारत में और विशेष रूप से अरुणाचल और असम के क्षेत्र में। हमने जो अभी ऑयल पाम का जो स्कीम लिया है, जिसकी विस्तार से चर्चा अभी आदरणीय किशन रेड्डी जी ने की, कि 6000 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर भारत के लिए केवल लगा करके निवेश करके हम देश को इस ऑयल इंपोर्ट, एडिबल ऑयल इंपोर्ट करने के अभिशाप से मुक्त कराएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन हाइड्रोजन घोषित किया है, और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में ये मिशन हाइड्रोजन अरुणाचल जैसे प्रदेश जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की संभावनाएं हैं और उसके साथ साथ में सोलर इलेक्ट्रिसिटी की संभावना है और पानी भी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, ये अरुणाचल प्रदेश आने वाले समय में देश का एनर्जी इंजन बनकर के देश के सामने खड़ा होगा। देश के साथ देश की एनर्जी, आपके देश में चलने वाली हर बड़ा ट्रक हाइड्रोजन पर चलेगा, देश के हवाई जहाज हाइड्रोजन पर चलेंगे, देश के जो है शिप्स हवाई जहाज जो हाइड्रोजन पर चलेंगे, और सारी की सारी छोटी गाड़ियां जो है वो बैटरी से चलेंगी, और वो हाइड्रोजन जो है अरुणाचल प्रदेश जैसे ऐसे प्रचुर संभावनाओं वाले प्रदेश में बनेगी। आने वाले समय में एक मैं बहुत सुनहरा भविष्य इस क्षेत्र का देखता हूं। अभी वर्तमान में जब हम लोग बात कर रहे थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा कि हमारे यहां डाइवर्सिटीज बहुत। हमने जब इतने सारे अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे, उस सब में भी डाइवर्सिटीज की, कल्चरल डाइवर्सिटी की झलक हमको दिखाई दे रही थी। लेकिन मैं ये जो मानता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ टेम्परेट रीजन से लेकर के अल्पाइन रीजन तक सब तरह के क्षेत्र हैं। मैं मानता हूं कि ये डाइवर्सिटी हमारे लिए चैलेंज नहीं है, ये डाइवर्सिटी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अरुणाचल जैसा प्रदेश जहां इतनी मल्टी डाइवर्सिटीज हैं, आज एकमात्र ऐसा प्रदेश देश में होगा जिनके पास में इतना डाइवर्स टेम्परेट रीजन्स जिनके पास में अवेलेबल है। आज अरुणाचल प्रदेश में ये क्षमता है कि अरुणाचल प्रदेश का किसान दुनिया में जो कुछ भी खाया जा सकता है वो अपने यहां पैदा कर सकता है। Whatever is edible in the world can be grown in this state। और हम केवल अपने लिए खेती नहीं करें, पूरी दुनिया के प्लेट में जो है खाना पहुंचता है उसको दृष्टिगत रख करके खेती करें। उसके लिए जो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे ऊपर सामने था वो था कि हमारे यहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप को ब्रिज करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। अरुणाचल प्रदेश की कीवी देश की बेस्ट कीवी, न्यूजीलैंड से जो 1 महीने पहले तोड़ी हुई कीवी जो हम शहर में खाते हैं, वो कीवी आज अरुणाचल में पैदा हुई कीवी को हम 7 दिन में देश के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। हम उसकी प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन के ऊपर काम करें, और इस अरुणाचल में इतनी संभावनाएं हैं कि हम इन सारे विषयों को एकीकृत करके किस जगह पर किस मार्केट के लिए क्या हम उगा सकते हैं, इस लक्ष्य के साथ में हम काम करें। मेरा आदरणीय किशन रेड्डी जी से विस्तार से एक बार इस विषय पर चर्चा हुई थी। आने वाले समय में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के और विशेष रूप से अरुणाचल के एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए, इसके पोटेंशियल के लिए, एक्सपोर्ट बेस्ड पोटेंशियल के लिए हम किस तरह से काम करें, हम साथ बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक खाका रखेंगे, एक रख करके, ताकि इस क्षेत्र का समग्र विकास जो है हम सब लोग मिलकर के कर सकें। अभी हम चर्चा की आज के इस कार्यक्रम के विषय में कि हम सुबह परशुराम कुंड गए थे। परशुराम कुंड मुझे पिछली बार भी जाने का अवसर मिला था, मैंने पिछली बार भी परशुराम कुंड का दर्शन किया था। मैं एक बात जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जितनी महत्ता सिखों के लिए हरमंदिर साहब की या स्वर्ण मंदिर की है, या जितनी महत्ता दुनिया के मुसलमान की के लिए मक्का और मदीना की है, जितनी महत्ता जो है किसी यहूदी के लिए ग्रेट वॉल की होगी, जितनी महत्ता क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन सिटी की होगी, उतनी ही महत्ता देश और दुनिया में रहने वाले प्रत्येक ब्राह्मण के लिए इस परशुराम कुंड की होने वाली है। हमें इस परशुराम कुंड को जो है वो डेवलप करने की आवश्यकता है। आज देश में लगभग 6% ब्राह्मण आबादी, लगभग 10 करोड़ देश में जो है वो ब्राह्मण, 10 से 12 करोड़ ब्राह्मण इस पूरे देश भर में। और मैं आज सामने स्पष्ट देख रहा हूं, ये परशुराम कुंड किशन रेड्डी साहब जिस दिन डेवलप हो जाएगा, वो 10 करोड़ लोग 25 साल में भी अगर एक बार, एक पीढ़ी, एक परिवार 25 साल में अगर एक बार यहां आएगी,
तो हर साल 50 लाख टूरिस्ट इस परशुराम कुंड का दर्शन करने के लिए आएंगे। केवल ब्राह्मण समाज की बात कर रहा हूं, पूरा देश उलट करके आएगा। आज जो डीसीएम साहब बात कर रहे थे कि ये सीजनल टूरिज्म है, सिर्फ 1 महीने में चलता है, मकर संक्रांति के 10-5 दिन में ही लोग आते हैं। मैं सामने देख रहा हूं कि ये परशुराम कुंड जो है, ये केवल एक परशुराम कुंड इस प्रदेश की इकोनॉमी को एक बूस्ट देने के लिए बहुत बड़ा साधन बनने वाला है। हमको इस विजन के साथ में इस क्षेत्र को डेवलप करना है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय डीसीएम साहब ने कहा कि यहां से लेकर के परशुराम कुंड तक की जो रोड है नामसाई से लेकर के, उसको डबल लेन रोड किया जा रहा है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में परशुराम कुंड और इसी की तरह के जितने डेस्टिनेशंस यहां हैं, ये सारे डेस्टिनेशंस इस क्षेत्र के टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा जो है नया मार्ग प्रस्तुत करेंगे। अभी मुझे भी आज आदरणीय किशन रेड्डी जी और मुख्यमंत्री जी के साथ में बाइक चलाने का मौका मिला। मैं सोच रहा था कि यहाँ कितने तरह के बाइक चलाते हुए सोच रहा था कि अरुणाचल में कितनी तरह के टूरिज्म हो सकते हैं। यहाँ बाइक बेस जो है वो टूरिज्म बन सकता है, यहाँ पौनी बेस ट्रैकिंग हो सकती है, यहाँ पे साइकिल बेस्ड बाईसाइकिलिस्ट के लिए साइकिल बेस्ड टूरिज्म हम क्रिएट कर सकते हैं। एक साइकिल बैंक जो है हम ईटानगर में बनाए, या जहां से टूरिज्म शुरू होता है वहां साइकिल बैंक बनाए, एक अच्छा साइकिल लोगों को मिले, ट्रैकिंग करने के लिए अपना साइकिल यहां से लेकर के जाएं और वापस आकर के साइकिल को साइकिल बैंक में जमा करा दें। बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, हम उनके लिए डेस्टिनेशंस क्रिएट करें, हम उनके लिए रुकने के लिए फैसिलिटीज क्रिएट करें, हम ऑन द वे फैसिलिटीज को क्रिएट करें ताकि साइकिल का पैडल लगाते हुए भी लोग इस टूरिज्म के आगे काम कर सकें। हम यहाँ पे पैदल ट्रैक्स डेवलप कर सकते हैं। मैंने अभी देखा कि जो 7 लेक टूरिज्म की जो कॉन्सेप्ट यहाँ रखा गया, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी संभावना इस क्षेत्र के लिए है। इसके साथ साथ में हम थीम बेस्ड टूरिज्म यहाँ डेवलप कर सकते हैं। जंगल की अपार जंगल है, यहाँ जंगल बेस्ड टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है। एग्रीकल्चर बेस्ड टूरिज्म यहाँ डेवलप किया जा सकता है। हॉर्टिकल्चर बेस्ड टूरिज्म की यहाँ अपार संभावना है। वाटर बेस्ड टूरिज्म की यहाँ अपार संभावना है। और रिलीजन बेस्ड टूरिज्म की चर्चा आदरणीय डीसीएम साहब ने भी की है। रिलीजन बेस्ड बुद्धिस्ट रिलीजन बेस्ड टूरिज्म यहाँ क्रिएट किया जा सकता है। स्नो बेस्ड टूरिज्म यहाँ क्रिएट किया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म यहाँ क्रिएट किया जा सकता है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर लेक बेस्ड टूरिज्म यहाँ क्रिएट किया जा सकता है। अपार संभावनाएं यहाँ टूरिज्म की है। और मैं ये मानता हूं कि जितना स्कोप और जितनी क्षमता स्विट्जरलैंड में है, उससे कहीं ज्यादा क्षमता जो है इस अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसके लिए आदरणीय पेमा खांडू जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, देश की सरकार पूरी ताकत के साथ में आपके पीछे खड़ी। मैं आप सबको एक बार फिर धन्यवाद देते हुए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे विषय हैं जिन पर मैं बात कर सकता हूं, मैं एक बार उन सारे आर्टिजन्स ने जिन्होंने अरुणाचल की संस्कृति को यहाँ साकार नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से साकार करने का प्रयास किया। हालांकि मैं जानता हूं कि 26 मेन ट्राइब्स हैं, उनके सब ट्राइब्स अगर देखूं तो यहाँ मुझे लगता है पेमा खांडू जी 7 दिन उत्सव करें और लगातार नृत्य दिखाते रहे तो भी शायद पूरे नहीं होंगे। इतने सारे तरह की डाइवर्स संस्कृति यहाँ है, लेकिन फिर भी एक अरुणाचल की संस्कृति का भारत के सांस्कृतिक मंत्री को पहली बार जब उनका मंत्री के नाते प्रवास हुआ, उसमें दर्शन कराया। उन सब आर्टिजन्स का, उन सब कल्चरल ट्रूप्स का भी मैं बहुत सारा अभिवादन और अभिनंदन करना चाहता हूं। एक बार फिर अरुणाचल की इस डायनेमिक सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है, ये देश में रोल मॉडल बनेगी। अरुणाचल प्रदेश का प्रवास, यहाँ का काम, क्वालिटी ऑफ वर्क और इंटीग्रेटेड प्लानिंग जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात कहते हैं कि हम वाटर रिसोर्सेज जो हमारे बड़े बड़े बांध हैं उनको टूरिज्म सेंटर की तरह डेवलप करें। मुझे लगता है अक्षर से प्लान अगर किसी ने किया है तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। ये जो मैं जब यहाँ आता हूँ और मैं जब इसको देखता हूँ तो निश्चित रूप से मेरा उत्साह, मेरी क्षमता, मेरा ये विश्वास भी अनेक अनेक गुना बढ़ जाता है कि हम 100% उस कमिटमेंट को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि जब हमने शुरू किया था उसके ठीक 3 महीने बाद में कोरोना की आपदा आ गई थी, सब कुछ ठहर गया था। मुझे लगता था कि शायद ये मिशन हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की ड्राइविंग फोर्स और पेमा खांडू जी जैसे मुख्यमंत्रियों का उत्साह, उन सब ने मिलाकर के जो टारगेट हमने तय किया था, हम उस टारगेट से भी कहीं आगे चल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचा करके हम माताओं बहनों को इस ड्रेजरी के, इस पानी को उठा करके ढोने के अभिशाप से मुक्त कर पाएंगे, उनके जीवन में परिवर्तन ला पाएंगे। और न केवल परिवर्तन ला पाएंगे, अपितु देश के हेल्थ इंडेक्स में भी एक बड़ा बूस्ट उसके कारण से आने वाला है। उस लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर सकेंगे। एक बार फिर सबका अभिवादन और अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की
बहुत बहुत Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.